आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में। सेल क्या होते हैं। मैंने अभी तक आपको बैटरी बताया कि बैटरी में किसी भी प्रतिरोध के साथ लगा देता हूं तो बैटरी क्या करती है, आवेश प्रवाहित करती है। मैं आपको बता चुका हूं कि बैटरी के अंदर कोई आवेश नहीं होता। बैटरी तो उस तार के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न कर देती है, जिससे विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉनों पर विपरीत दिशा में बल लगता है और इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर जाते हैं। ठीक है, सेल पढ़ते हैं आज अपन। सेल, ठीक है। तो जो सेल होते हैं ना, सेलों से मिलके, कई सेल मिलके क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। तो बैटरी क्या होती है, बैटरी तो होती है सेलों का संयोजन। कई सेल मिलके क्या बना देते हैं, बैटरी बना देते हैं। तो बैटरी होती है सेलों का संयोजन। अब सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड रहते हैं और उसमें विद्युत अपघट्टिका विलयन भरा रहता है। क्या भरा रहता है, सेल के अंदर विद्युत अपघट्टिका विलयन भरा रहता है। यह आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अब यदि सेल को मैं किसी बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दूं तो आप जानते हैं सेल मतलब बैटरी, कई सेल मिलकर बैटरी बना देते हैं, या कई बैटरी एक सेल की भी होती है। तो ये सेल या बैटरी कुछ भी कह सकते हैं। ये सेल इस प्रतिरोध में, बाह्य प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है धन से ऋण। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, धारा प्रवाहित नहीं होती, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर। तो हम मान लेते हैं कि कोई धारा गई होगी धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर। यह तो होता है बाह्य परिपथ में। अब सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर क्या होता है कि ये जो धनात्मक होता है इसको हम बोलते हैं एनोड, और ये जो ऋणात्मक टर्मिनल रहता है इसको हम बोलते हैं कैथोड। तो जो विद्युत अपघट्टिका विलयन भरा रहता, कोई भी भर दें, NaCl या HCl या H2SO4, कोई भी जो भी विद्युत अपघट्टिका विलयन होता है, तो उसके जो धन आयन होते हैं वो कहां जमा हो जाते हैं, कैथोड पे जमा हो जाते हैं, और ऋण आयन एनोड पर जमा हो जाते हैं। तो ये जो धन आयन और ऋण आयनों का जो प्रवाह रहता है, इन प्रवाह में सेल आंतरिक प्रतिरोध लगाता है। ये जो प्रवाह रहता है इसमें जो प्रतिरोध लगता है सेल के अंदर, उसको बोलते हैं हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, और इसको प्रदर्शित करते हैं हम छोटे आर से, स्मॉल आर से। तो सेल के अंदर जो आवेशों का प्रवाह होता है उसमें जो प्रतिरोध लगता है उसको बोलते हैं हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो यदि किसी सेल का क्या है, विद्युत वाहक बल क्या है, विद्युत वाहक बल E है। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल क्या देता है, बाह्य प्रतिरोध में धारा देता है या बाह्य प्रतिरोध को ऊर्जा देता है। तो कुछ ऊर्जा तो क्या होती है, सेल के अंदर ही क्या होती है, नष्ट हो जाती है, क्योंकि सेल का खुद का भी क्या रहता है, एक आंतरिक प्रतिरोध रहता है। तो मैं आगे बताऊंगा, उसमें समझाऊंगा। यदि सेल का विद्युत वाहक बल E है तो सेल बाह्य परिपथ में क्या देता है, सेल का काम तो धारा देना होता है, तो सेल बाह्य परिपथ में धारा देता है। कुछ धारा, या मैं ये कह सकता हूं कुछ ऊर्जा सेल के अंदर ही नष्ट हो जाती है, और बकाया ऊर्जा कहां जाती है, बाह्य परिपथ में जाती है। सेल के अंदर कुछ ऊर्जा नष्ट क्यों हो जाती है, क्योंकि सेल का कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है, जिसके कारण कुछ ऊर्जा कहां नष्ट हो जाती है, सेल के अंदर नष्ट हो जाती है, और बकाया ऊर्जा कहां जाती है, बाहर जाती है, बाहर जाती है, या बाहर जो धारा जाती है, तो बकाया बाह्य प्रतिरोध में कुछ ऊर्जा जाती है, और कुछ ऊर्जा कहां नष्ट हो जाती है, आंतरिक प्रतिरोध में नष्ट हो जाती है। तो यदि मैं सेल की बात करूं तो सेल का जो मैं फिगर बनाऊंगा उसमें क्या लूंगा, एक विद्युत वाहक बल लूंगा, इंपॉर्टेंट है, और एक उसी के साथ क्या लूंगा मैं,
एक आंतरिक प्रतिरोध लूंगा और ये मिलके क्या बनता है, ये मिलके बनता है एक सेल। इंपॉर्टेंट है ये वाला चित्र। क्या होता है सेल में, एक तो विद्युत वाहक बल होता है और उसी के साथ क्या होता है, उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेल। तो सेल का एक विद्युत वाहक बल और एक आंतरिक प्रतिरोध। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल का विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध तथा विभवांतर में संबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेल का विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध तथा विभवांतर में संबंध। देखो सेल क्या होता है, सेल में वही बता चुका हूं मैं। सेल में होगा एक विद्युत वाहक बल और सेल के साथ होगा एक आंतरिक प्रतिरोध। ये मिलके क्या बनता है, सेल बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यदि मैं इसको एक बाह्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दूं, ठीक है, तो बाह्य प्रतिरोध में ये सेल क्या प्रवाहित करने लगेगा, धारा प्रवाहित करने लगेगा। सिंपल बात है, ये बैटरी है, एक प्रतिरोध ये, एक प्रतिरोध ये, धारा चलेगी, ये सीधी जाएगी और सीधे ही कहां चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। मतलब ये बाह्य प्रतिरोध R और ये आंतरिक प्रतिरोध R काय में जुड़े होंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे। मान लेता हूं कि इस पे विभवांतर आया, किस पे, बाह्य प्रतिरोध पे विभव का पतन हुआ कितना, V। तो देखो कुल बैटरी का वोल्टेज कितना है, E, और E इक्वल टू आप जानते हो ओम्स लॉ से I इंटू ये R और ये R क्या जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो E की वैल्यूज क्या हो जाएगी, I इंटू R प्लस R, या विद्युत वाहक बल इक्वल टू IR प्लस IR, या ये हो जाएगा E माइनस IR अपॉन I इंटू R। और ये क्या है, ये धारा और ये प्रतिरोध, इनका गुणनफल होगा विभव V, जो कि किस पे आया है, R प्रतिरोध पे विभव आया है V। तो इसको मैं ले सकता हूं E माइनस IR बराबर V। ये अति महत्वपूर्ण रिलेशन है। क्या, E माइनस IR इक्वल टू V। V क्या है, R प्रतिरोध पर विभव का पतन। तो सिंपल बात है, आप लोग समझ गए होंगे कि टोटल विभव क्या है, E। तो सेल E विभव में से IR विभव तो क्या करता है, अपने ही अंदर ड्रॉप कर लेता है। बकाया E माइनस IR विभव किसको देता है, बाह्य प्रतिरोध को देता है। सिंपल बात है, विभव से ऊर्जा मतलब कुछ ऊर्जा, IR ऊर्जा तो क्या कर लेता है, वो अपने ही अंदर ड्रॉप कर लेता है, अपने ही अंदर क्षय कर देता है। और बकाया ऊर्जा को क्या देता है, बाह्य प्रतिरोध को देता है। तो E माइनस IR इक्वल टू V। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो प्रतिरोध है R, ये किसके समानांतर है। देखो ये वाला प्रतिरोध ना तो इस प्रतिरोध के समानांतर है, ये वाला प्रतिरोध ना तो E के समानांतर है, बल्कि क्या है, जो E और R का ये जो टर्मिनल है, ठीक है, ये प्रतिरोध तो है वास्तव में क्या है, बैटरी के अंदर है, सेल के अंदर है। तो इसका जो टर्मिनल है उसके समानांतर क्या है, ये वाला प्रतिरोध। ये वाला प्रतिरोध देखो मैंने ये खड़ी लाइन खींच दी, ये वाला प्रतिरोध किसके समानांतर है, E और R के संयोजन के समानांतर है। क्या, ये वाला R। तो यदि इस R पे जितना विभव का पतन होगा, समानांतर क्रम में हम जानते हैं विभव का पतन बराबर रहता है, तो इस वाले R पे जितना विभव का पतन होगा उतना ही विभव क्या आएगा, इस सेल के टर्मिनल्स पे आएगा।
क्लियर है? ये सेल के अंदर क्या है, ई और आर है, इसका जो टर्मिनल है वो ये है, और इसका टर्मिनल किसके समानांतर है, बाह्य प्रतिरोध के समानांतर है। तो जो सेल है, जो आप देखते हो बैटरी जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, वो उसका टर्मिनल होता है। चूंकि इसका टर्मिनल ये है, देखो टर्मिनल, ये टर्मिनल T1 और ये टर्मिनल T2। तो इसका जो टर्मिनल है वो किसके समानांतर है, आर के समानांतर है। तो जो सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो कितना होगा, जितना V इस प्रतिरोध पे है, और V का मान कितना है, E माइनस आई आर। तो मैं ये भी कह सकता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, कि सेल का टर्मिनल वोल्टेज या विभव क्या होगा, VT इक्वल टू E माइनस आई आर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, ये है सेल का टर्मिनल वोल्टेज। क्योंकि सेल का E है विद्युत वाहक बल, E में से आई आर तो वो अपने ही अंदर ड्रॉप कर लेता है, क्षय कर लेता है, तो बकाया टर्मिनल्स पे कितना देता है, E माइनस आई आर। तो E माइनस आई आर क्या हो गया, सेल का टर्मिनल वोल्टेज हो गया। ये इंपॉर्टेंट है कि सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा, E माइनस आई आर। और ये टर्मिनल किसके समानांतर है, बाह्य प्रतिरोध के। तो बाह्य प्रतिरोध पे भी कितना विभव आएगा, E माइनस आई आर। तो मैं ये कह सकता हूं कि बाह्य प्रतिरोध पर विभव E माइनस आई आर, या मैं ये कह सकता हूं कि सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना जाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल माइनस आई इंटू आर, ये आ जाएगा सेल का टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है? जो आप बैटरी देखी होगी आपने, सेल देखे होंगे, तो उसमें ऊपर वो टर्मिनल्स लगे रहते हैं। हम अपनी मोबाइल की बैटरी देखते हैं तो मोबाइल की बैटरी में वो टर्मिनल्स रहते हैं, तो वो टर्मिनल्स का वोल्टेज कितना है, E माइनस आई आर। तो सेल है, सेल का यदि विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध यदि R है, सेल I धारा दे रहा है, तो सेल का टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगा E माइनस आई आर। और सेल के टर्मिनल आप समझ गए, सेल के टर्मिनल ना E होगा ना R, बल्कि ये जो सेल है इसके टर्मिनल्स होंगे ये T2 टर्मिनल्स और ये T1 टर्मिनल्स, जो कि किसके समानांतर हैं, इस प्रतिरोध के समानांतर हैं। जो प्रतिरोध पे विभव होगा वही टर्मिनल पे होगा, तो टर्मिनल वोल्टेज कितना हो जाएगा, E माइनस आई आर। ये है सेल का टर्मिनल विभव या वोल्टेज, कितना, E माइनस आई इंटू आर। देखो सेल का टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, E माइनस आई आर। ठीक है? मोबाइल होता है अपना, उसकी बैटरी होती है, उसमें कई सेल्स होते हैं। ठीक है? अपना टर्मिनल कितना है, टर्मिनल वोल्टेज कितना है, E माइनस आई आर। तो देखो ये क्या कर रहा है, सेल धारा दे रहा है। ठीक है? मतलब सेल क्या हो रहा है, सेल हो रहा है अनावेशित। क्या हो रहा है, सेल यदि धारा दे रहा है तो सेल हो रहा है अनावेशित, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्चार्ज। क्या हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना आया, E माइनस आई आर। कब, जब सेल डिस्चार्ज हो। जैसे आप मोबाइल है, जब आप मोबाइल से बात करते हो तो मोबाइल के अंदर बैटरी है, मतलब सेल है। तो जब हम मोबाइल से बात करते हैं तो मोबाइल की बैटरी क्या हो रही होती है, डिस्चार्ज हो रही होगी। बैटरी मतलब सेल, तो मोबाइल की बैटरी क्या हो रही होगी, डिस्चार्ज हो रही होगी। जब हम बात करते हैं तो मोबाइल की बैटरी क्या हो रही होती है, डिस्चार्ज हो रही होती है, अनावेशित हो रही होगी। जिस समय टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, E माइनस आई आर। जब सेल होता है डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज का मतलब अनावेशित होता है, अनावेशित का मतलब सेल बाह्य प्रतिरोध में धारा दे रहा होता है। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना होता है, E माइनस आई आर। तो जब सेल अनावेशित हो रहा होता है या डिस्चार्ज हो रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वोल्टेज E माइनस आई आर। जैसे आप मोबाइल पे बात करते हो और फिर कहते हो कि मेरा मोबाइल क्या आ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब उस समय टर्मिनल वोल्टेज कितना आएगा, E माइनस आई आर। ठीक है? और जब सेल
जब सेल आवेशित हो रहा होता है, जब सेल आवेशित हो रहा हो, जब सेल क्या हो रहा हो, आवेशित हो रहा हो। आवेशित का मतलब क्या है, इंग्लिश में आवेशित को क्या बोलते हैं, चार्ज हो रहा हो। जब सेल रात को जब आप लोग अपने मोबाइल्स घर में क्या करते हो, चार्जिंग पे लगाते हो और सुबह उठ के उसको उससे बात करते हो, मतलब सेल डिस्चार्ज होता है। रात को जाके जब आप मोबाइल लगाते हो तो मोबाइल्स को क्या करते हो, एसी सप्लाई से चार्ज करते हो। तो जब सेल को आप चार्ज कर रहे होते हो, बैटरी को आप चार्ज कर रहे होते हो, बैटरी को आप आवेशित कर रहे होते हो, उस समय बाह्य प्रतिरोध से सेल के अंदर धारा जा रही होगी। जब चार्ज करेंगे, जब डिस्चार्ज होगा तो ये क्या हो रहा है, ये सेल हो रहा है डिस्चार्ज, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध में धारा आई दे रहा है। और सेल को मैं चार्ज करूंगा, जब सेल को क्या करूंगा मैं, चार्ज करूंगा, तो देखो ये मान लो सेल है, ठीक है, ये सेल है, और जब इसको मैं चार्ज करूंगा मतलब जो बाहर सप्लाई होगी उससे मैं क्या करूंगा, रात को आप अपने मोबाइल चार्ज करते हो तो बाहर क्या करा मैंने, एसी से चार्ज करा, तो उस समय सेल के अंदर धारा आ रही होगी, ठीक है। तो जब सेल आवेशित हो रहा होगा या चार्ज हो रहा होगा तो धारा का जो दिशा रहेगी वो विपरीत हो जाएगी। तो आई की जगह माइनस आई रख दूंगा, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या जाएगा, ई प्लस आई आर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम मोबाइल से बात करते होते हैं उस समय टर्मिनल वोल्टेज ई माइनस आई आर, और जब आप रात को मोबाइल चार्ज पे लगाते हो उस समय टर्मिनल वोल्टेज ई प्लस आई आर होता है। तो जब आप मोबाइल से बात कर रहे होते हो मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है, मतलब अनावेशित हो रहा है, उस समय टर्मिनल वोल्टेज क्या आता है, ई माइनस आई आर। और जब आप सेल को चार्ज कर रहे होते हो, उसको आवेशित कर रहे होते हो, उस समय टर्मिनल वोल्टेज आता है ई प्लस आई आर। तो जब हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं उस समय टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा रहता है, और जब हम सेल को डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, अनावेशित कर रहे होते हैं, उस समय टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो सेल के टर्मिनल्स मैंने आपको बता दिए कौन से होंगे सेल के टर्मिनल्स, ये और ये होंगे, जो कि बाह्य प्रतिरोध क्या होंगे, समानांतर होंगे। तो टर्मिनल वोल्टेज होता है ई माइनस आई आर जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है, अनावेशित हो रहा होता है, और जब हम सेल को चार्ज करते हैं उस समय टर्मिनल वोल्टेज आएगा ई प्लस आई इंटू आर, ठीक है। तो अभी हमने सेल पढ़ा, सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में क्या संबंध रहता है, E इक्वल टू वी माइनस आई आर। कभी कभी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान पूछ लेते हैं, तो आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, V माइनस ई, ठीक है, या R की वैल्यूज हो जाएगी V माइनस ई बाई आई। ये हो जाएगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। सॉरी, ये होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा V इक्वल टू ई माइनस आई आर। तो आई आर का मान हो जाएगा ई माइनस वी, तो आर का मान हो जाएगा ई माइनस वी अपॉन आई। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ई माइनस वी बटे आई, और V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो I का मान मैं क्या रख सकता हूं, V बाई आर। सूत्र एक ही है, कौन सा है मुख्य सूत्र, ये वाला, ये है मुख्य सूत्र। इससे जो भी चीज पूछी हो वो हम निकाल सकते हैं। तो I की वैल्यू V बाई आर रख दें तो आंतरिक प्रतिरोध क्या जाएगा, E माइनस वी अपॉन V बाई आर। यह आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा R इक्वल टू आर E अपॉन V माइनस 1। ये भी क्या है, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है।
तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा जा सकता है। हमको तो केवल किस चीज पे ध्यान रखना है कि विभवांतर इक्वल टू विद्युत वाहक बल माइनस आई इंटू आर। ठीक है, तो जब हम सेल को क्या करते हैं, जब हम सेल को अनावेशित करते हैं या क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, जब हम सेल को डिस्चार्ज करते हैं उस समय विभवांतर क्या, ई माइनस आई आर, मतलब विद्युत वाहक बल जब हम सेल को डिस्चार्ज करेंगे बड़ा होगा किसके, विभवांतर के। ठीक है, और जब हम सेल को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज का मतलब अनावेशन, ठीक है, और चार्ज का मतलब आवेशन। तो जब सेल को हम चार्ज करते हैं तो क्या आता है, V इक्वल टू ई प्लस आई आर, उस समय विभवांतर विद्युत वाहक बल से क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब विभवांतर का मान बड़ा होगा विद्युत वाहक बल से। ठीक है, तो यदि सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है तो विद्युत वाहक बल बड़ा होगा विभवांतर से, और जब सेल को आप चार्ज करोगे तो विभवांतर बड़ा होगा विद्युत वाहक बल से। ठीक है, और तीसरी कंडीशन, यदि सेल को ना तो चार्ज किया जा रहा है ना ही डिस्चार्ज, ठीक है, ना तो चार्ज किया जा रहा है ना ही डिस्चार्ज, मतलब क्या है, सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही। क्या हो रहा है, सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही। ठीक है, जब सेल से कोई धारा नहीं लेंगे तो आई का मान क्या होगा, तो आई का मान होगा 0। उस समय V का मान क्या रहेगा, E के बराबर रहेगा, मतलब कि विभवांतर और विद्युत वाहक बल दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, तो जब सेल अनावेशित हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा होगा तो विद्युत वाहक बल बढ़ा, जब सेल को आवेशित करेंगे तो विभवांतर बढ़ा, और जब सेल से कोई धारा नहीं ली जा रही तो विभवांतर और विद्युत वाहक बल दोनों बराबर होंगे। तो सेल की 3 कंडीशन होती है, उसका टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल या उसके सिरों पर विभवांतर V का मान होगा E माइनस आई आर। E है विद्युत वाहक बल। यदि सेल अनावेशित हो रहा मतलब डिस्चार्ज हो रहा होगा तो क्या होगा, V का मान कम है, E बड़ा है, क्योंकि E में से कुछ घटा रहा है तब V मिल रहा है, तो विद्युत वाहक बल बड़ा होगा किससे, विभवांतर से। और जब सेल को हम चार्ज करेंगे, रात को मोबाइल चार्ज करते हैं, उस समय टर्मिनल है सिरों पर विभवांतर आता है E प्लस आई आर, मतलब विभवांतर बड़ा होगा विद्युत वाहक बल से। और यदि कोई सेल से कोई धारा नहीं लेंगे उस समय विभवांतर और विद्युत वाहक बल के मान क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं सेलों का संयोजन। सेल मिलके क्या बना देते हैं, बैटरी बना देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सेलों का संयोजन। क्या बात कर रहे हैं हम, सेलों के संयोजन पे। ठीक है, वो इस सेलों का संयोजन भी 2 प्रकार से करते हैं, हम 3 प्रकार से करते हैं बेसिकली। सबसे पहले श्रेणी क्रम में संयोजन, किसका, सेलों का। दूसरा समांतर क्रम में संयोजन, और तीसरा मिश्रित
क्रम में संयोजन, श्रेणी क्रम में संयोजन, समांतर क्रम में संयोजन और मिश्रित क्रम में संयोजन सेलों का। ठीक है, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सेलों के श्रेणी क्रम में संयोजन पर। क्या चर्चा करेंगे? सेलों के श्रेणी क्रम में संयोजन पर। ठीक है, अब श्रेणी क्रम में क्या है? सेल आप जानते ही क्या होता है। सेल के साथ होता है विद्युत भागबल E, आंतरिक प्रतिरोध R। दूसरा सेल है, उसका विद्युत भागबल E, आंतरिक प्रतिरोध R। तीसरा सेल है विद्युत भागबल E, आंतरिक प्रतिरोध R। ऐसे ऐसे कितने जोड़े हैं? N सेल जोड़े हैं। ठीक है, और इसको क्या जोड़ दिया? एक बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ दिया। अब देखो इसमें क्या प्रवाहित होगी? धारा प्रवाहित होगी। श्रेणी क्रम में अगर n सेल जोड़ दिए, काय में? श्रेणी क्रम में n सेल जोड़ दिए तो क्या धारा प्रवाहित होगी? मान लो I धारा प्रवाहित हुई। देखो धारा क्या होती है? धारा होती है विभव बटे कुल प्रतिरोध। अब देखो E और E की दो बैटरी यदि श्रेणी क्रम में है तो मैं बता चुका हूं समानांतर क्रम में तो विभव समान होता है और श्रेणी क्रम में विभव होता है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अगर दो बैटरी हैं तो विद्युत भागबल हो जाएगा E और E 2E, यदि 3 है तो 3, और यदि N जुड़ी हो तो टोटल विद्युत भागबल या टोटल वोल्टेज हो जाएगा N इंटू E। ठीक है, अब ये R और R ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। दो जुड़े होते तो 2R, तीन जुड़े होते तो 3R, और कितने जुड़े हैं? N जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध NR और उस NR के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है ये बाह्य प्रतिरोध तो R। तो धारा क्या हो जाएगी? विभव कुल विभव बटे कुल प्रतिरोध। तो धारा का मान क्या हो जाएगा श्रेणी क्रम में? I का मान NE बटे NR प्लस R। तो यदि N सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हों बाह्य प्रतिरोध R के साथ तो कुल धारा जाएगी NE बटे NR प्लस R। ठीक है, अब देखो ये कुल धारा गई। अब मैं दो केस लेता हूं। सबसे पहले शर्त नंबर पहली क्या होगा कि यदि क्या हो NR बहुत बड़ा हो R से, मतलब कुल आंतरिक प्रतिरोध कुल बाह्य प्रतिरोध से क्या हो? बहुत बड़ा हो, तो धारा क्या जाएगी? आई जाएगी NE, और ये बहुत बड़ा ये बहुत छोटा है तो इसको छोड़ सकते हैं। इसको छोड़ दें तो क्या जाएगी? धारा कितनी जाएगी परिपथ में? I का मान NE बटे NR। क्लियर है? N से N काट दो, धारा कितनी जाएगी? E बटे R। कब है? शर्त नंबर पहली क्या है कि यदि NR बहुत बड़ा हो R से, मतलब कुल आंतरिक प्रतिरोध कुल बाह्य प्रतिरोध से क्या हो? बहुत बड़ा हो, तो धारा क्या जा रही है? E बाई R। अब देखो मैंने सेलों का श्रेणी क्रम में संयोजन या किसी भी क्रम में संयोजन क्यों करता हूं? मेरी तो क्या चाहत है, मुझे तो क्या चाहना है, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है
अधिक से अधिक धारा, क्योंकि धारा से ही क्या चलेंगे, पंखे, ट्यूबलाइट, ये सब क्या चलेंगे, धारा से। तो मुझे तो क्या चाहिए, अधिकतम धारा। मैंने सेलों का संयोजन करा था किस लिए, अधिकतम धारा को प्राप्त करने के लिए। और मैंने कितने सेल जोड़े, n सेल जोड़े। और यदि यह शर्त है कि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक है तो धारा क्या मिली, E/R। मतलब ये क्या है, ये है E/R, मतलब एक सेल की धारा है। मैंने जोड़े कितने थे, n सेल, और मुझे धारा कितनी मिली, एक सेल की धारा के। तो ये जो संयोजन है कब, कि जब आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बहुत बड़ा हो, तो ये अनुपयोगी संयोजन है। मतलब यदि आप सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बड़ा ना हो, नहीं तो सेल को श्रेणी क्रम में संयोजन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये वाली शर्त नहीं होना चाहिए कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से बड़ा हो, तो सेलों को संयोजन करने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है। अब यदि दूसरी शर्त क्या है कि यदि सेल का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से क्या हो, बहुत बड़ा हो। क्या हो, सेल का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से बहुत बड़ा हो, तो धारा क्या हो जाएगी, Ne = NR+R। ये बहुत छोटा है तो इसको छोड़ सकते हैं, तो धारा क्या जाएगी, I का मान N × E/R। यह धारा क्या हो जाएगी, N गुना, और ये क्या है, एक सेल की धारा। ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए थी, धारा क्या चाहिए थी, n गुना ही चाहिए थी, क्योंकि मैंने n सेल जोड़े थे। तो जब भी आप श्रेणी क्रम में n सेल जोड़ोगे तो इस बात का ध्यान रखना कि आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से अधिक ना हो, और ये अपने लिए है उपयोगी। क्या है, उपयोगी। ये अपन को चाहिए क्या, कि R > NR हो, तो धारा क्या मिल गई मुझे, n गुनी मिल गई। और मैंने सेलों को जोड़ा भी किस लिए था, कि मुझे धारा क्या मिले, n गुनी मिले। तो जब भी सेलों का आप श्रेणी क्रम में संयोजन करोगे तो उपयोगी कब होगा, जब सेल का बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध से क्या हो, बड़ा हो या बहुत बड़ा हो। समझ में आ गई कि यदि तुमने सेल के बाह्य प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध से बहुत बड़ा रखा तभी सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब है, लेकिन यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से ज्यादा कर दिया तो सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि धारा क्या मिली, एक सेल की धारा के बराबर, और मैंने जोड़े कितने थे, n सेल जोड़े थे। इसलिए जब भी आप श्रेणी क्रम में संयोजन करो तो क्या होना चाहिए, बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध के मान से बड़ा होना चाहिए।